गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा प्रोसेसिंग। अब तक हम लोगों ने पढ़ा डेटा होता क्या है, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हमारा टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में हम किस तरह से डेटा का टैबुलेशन किया जाता है और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन कर हम एक रिजल्ट निकालते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग वही स्टैटिस्टिकल मेथड जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपनाया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। आंकड़ों का प्रक्रमण। आंकड़ों को व्यवस्थित करने की जो व्यवस्था होती है उसे हम आंकड़ों का प्रक्रमण कहते हैं। व्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं वो आरेखीय प्रदर्शन में हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं। इनको व्यवस्थित करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका टेबुलेशन करना, यानी सारणीयन करना। विश्लेषण करने में भी उसके बाद टेबुलेशन करने के बाद विश्लेषण करने में हमें सहायता मिलती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आंकड़े क्या होता है। आपको जो प्रीवियस नॉलेज दिया गया था वो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी। आंकड़े वो संख्यात्मक तत्व होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब उसे एक अर्थ दिया जाता है तो वो एक सूचना में या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन आंकड़ों को संग्रह करने के लिए हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों से आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। उन आंकड़ों को संग्रहण करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आंकड़ों का प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग करना, जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। प्रक्रमण करने में दो व्यवस्था आती है, एक तो उनका टैबुलेशन करना और उसके बाद एनालिसिस करना। टैबुलेशन करने में क्या करते हैं, अगर कोई हमें डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा को पहले हम लोग एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1A 2 3 B एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर आपको, तो ये डेटा जो है ऐसे लिखे रहने से आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1A 2 3 B 7 4 5 ये है क्या। तो एक डेटा जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, इन डेटा को कलेक्ट करने के बाद उनको टेबल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए इसी डेटा से, एक हो गया 1 2 3 4 5 और दूसरा अल्फाबेट्स में ABCDE। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा टैबुलेशन, टेबल में कन्वर्ट करना। फिर टेबल में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादातर हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। अब ये सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसा अंक है जो किसी भी श्रेणी यानी सीरीज जो टेबल्स होते हैं उस टेबल का लगभग मध्य भाग, मिडिल पार्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। और ये जो मध्य भाग होता है वो पूरे सीरीज की महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या हुआ, यह एक ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यों का क्या क्या कार्य है। तो ये जो बड़े बड़े डेटाज होते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, विशाल और जटिल आंकड़ों का समूह होता है, उसको ये शॉर्ट करता है और सिंपल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा तुलना करने में सुविधा प्रदान करता है। अगर दो सीरीज हम लोगों को दो क्षेत्रों का दो सीरीज मिलता है तो उसको कंपैरिजन करने के लिए ये स्टैटिस्टिकल मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोनों क्षेत्रों का मध्य भाग निकालकर हम तुलना कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकीय विश्लेषण में सहयोग करते हैं, भावी योजनाओं और नीतियों के निर्धारण में सहयोग करते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप का प्रयोग। अब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे माध्य पर। किस पर, माध्य, मीन। तीन होते हैं इसके, मीन, मीडियन, मोड। अभी हम लोग मीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
फोकस करेंगे। समांतर माध्य, ये अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन या एवरेज। आप लोगों ने पहले के क्लास में औसत निकालना सीखा होगा, ये औसत ही समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य का माध्य है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा है समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन वह मान है, मान मतलब वैल्यू, जो किसी समंग श्रेणी यानी डेटा सीरीज के समस्त पदों, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, समस्त पदों के मूल्यों का योग, यानी जितने भी वैल्यूज हैं सबको जोड़ने के बाद और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको दिया गया 32, 40, 44, 36 ये नंबर दे दिया गया, ठीक है, तो इसका समांतर माध्य निकालना, तो ये कितनी संख्या है पहले आप देखिए, 1 2 1 2 3 और ये 4, ये 4 नंबर हो गए, ये पूरी 4 संख्या है और इसकी वैल्यू क्या है, 32, 40, 44, 36। अब क्या करना है, इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और जो संख्या है उससे भाग दे देंगे। ये कितनी संख्या है, 4 संख्या है, इसकी वैल्यूज है 32, 40, 44, 36। इनको जोड़ने के बाद हमें जो नंबर मिला वो है 152/4। 152 को 4 से भाग देंगे और 38 इसका माध्य निकलेगा, यानी इस आंकड़े का समांतर माध्य है 38। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल एग्जाम्पल। अब ये डेटा सीरीज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है सतत श्रेणी, सतत, ठीक है, और तीसरा होता है आपका असतत श्रेणी। ठीक है, असतत श्रेणी, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सतत श्रेणी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज और असतत को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ये जो आपका एग्जाम्पल दिया, ये मैंने ये जो दिया ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें हर एक तथ्य का जो है वो अलग अलग विशेषता होती है और उसके डेटा अवेलेबल होते हैं। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय यानी जो उसका मंथली जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, वो है 132 रुपए, 140 रुपए, 144 रुपए, 136 रुपए और 148 रुपए, और बोला गया कि आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं व्यक्ति एक जो है उसको 132, हमें इसको एक टेबल के फॉर्म में टेबुलेट कर दिए। पहले जैसे मैंने बताया कि डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम लोग को टेबुलेशन करना होता है, तो वो जो प्रीवियस पेज में डेटा था उसको हम लोगों ने एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 1 2 3 4 5 ये हमारा व्यक्ति हो गए और हर एक व्यक्ति का व्यय जो है वो रुपए में हम लोगों ने सामने लिख दिया। उसके बाद कितने व्यक्ति हुए, टोटल नंबर ऑफ ये व्यक्ति जो है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 5 है, और ये जो व्यय है इसको सभी को हम लोगों ने जोड़ दिया और ये 700 रुपए हो गए। ठीक है, तो व्यय को हम लोगों ने यहाँ पे x से डिनोट किया है और यहाँ जब पूरे x को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समेशन x बोलते हैं। समेशन x बराबर यहाँ पे कितना हुआ, 700। ठीक है, अब है मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला है, मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, x ऊपर में आपका बार दिया रहता है, x बार से डिनोट करते हैं। तो समेशन x डिवाइडेड बाई n ये मीन का फॉर्मूला है। तो समेशन x कितना हम लोगों का 700 है और n कितना है हम लोगों का 5 है। तो 700 डिवाइडेड बाई 5 140 रुपए ये समांतर माध्य निकला, यानी 140 रुपए जो है वो पूरे इस सीरीज का समांतर माध्य है। ठीक है, आपका ये मैंने आपको क्लास वर्क दिया है जिसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 8 व्यक्तियों की प्रतिदिन की आय दी गई है, ये आपको निकालना है। इसमें करना क्या है, सभी को ऐड कर दोगे, जितना नंबर्स है
उसको उससे डिवाइड कर दोगे। सेम वे में यहाँ पे 10 बच्चों का क्रमांक दिया गया है और उनको प्राप्तांक जो अंक मिले हुए हैं परीक्षा में वो लिखा हुआ है। इसमें आपको माध्य निकालना है, दोनों में निकालना है माध्य आपको। आप इसको करोगे और मुझे शो करोगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं कवर करने जा रही हूँ। मीन में मैंने अभी आपको इंडिविजुअल सीरीज बताया, इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ दो ये रहेगा, एक डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से मीन निकालते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस तरह से मीन निकालते हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी और असतत श्रेणी में डिफरेंसेस क्या है। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी आपको ये डिफरेंसेस पता चलते जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जो होमवर्क दिया गया है इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाऊंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।